तो आज मैं आपके सामने एक सच लेके आया हूँ, एक ऐसा सच जिसे आप सुनना पसंद नहीं करेंगे पर सुनना ज़रूरी है। मेरा नाम है ट्रोना प्राइम लाइस और मैं कोटा में एक नीट एस्पिरेंट हूँ था। और आज हम डीप डाइव करेंगे इस पूरे एजुकेशन फ्रॉड में। मैंने अपने आंखों से देखा है कि किस तरह सिस्टम मुझे जैसे स्टूडेंट्स को तोड़ देता है। मैंने देखा दोस्तों का डिप्रेशन, पेरेंट्स के अनरियलिस्टिक उम्मीदों का बोझ और सबसे बड़ा स्टूडेंट्स की मौत। ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये एक सेक्रीफाइशियल सिस्टम है जो हर साल ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज प्रोड्यूस कर रहा है, जो इस उम्मीद में रहते हैं कि अगले साल मेरी बारी आएगी और कुछ नहीं कर पाते हैं। वो लाइबिलिटी बनते हैं हमारे इस पूरे सिस्टम पर, हमारे इस पूरे देश पर, हमारे इस पूरे समाज पर। मैं आज उन्हीं की बात करने वाला हूँ, अबाउट दोज हू कुडंट मेक इट। मैं आज पूरी बात स्टैब्लिश कर दूंगा। मैं अपने पॉइंट्स में अपने आर्गूमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स सब इस वीडियो में धीरे धीरे करके आगे रखूंगा। तो आप प्लीज़ एक बार पूरी वीडियो देख लेना। उसके बाद अगर कुछ समझ में ना आए देन आई एम ऑब्वियसली ओपन टू डिबेट्स एंड डिस्कशन। – 2009 में RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन शुरू हुआ। अब बिग प्रॉमिस कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, सबको शिक्षा का अधिकार होगा और पिछले गए कई जनरेशन से आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारी जो जनरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट होगी। राइट? रियलिटी क्या है? व्हाट इज़ द ट्रूथ? RTE इज़ नथिंग बट अ बिग लाई, एन इल्यूजन। RTE बस 14 साल तक आपको शिक्षा का अधिकार देता है। 14 साल तक ही आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है और उसके बाद सिस्टम आपको ऐसे ही छोड़ देता है बीच रास्ते, बिना किसी स्किल, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी रोड मैप के। अब ज़रा सोचिए कि ये सिस्टम अगर सही में एजुकेशन देने के लिए होता तो RTE कम से कम 18 साल तक होती, हायर एजुकेशन सस्ती होती और हर स्टूडेंट को एक स्ट्रक्चर्ड करियर रोड मैप दिया जाता। बट एक्चुअली इन रियलिटी बात कुछ ऐसी है कि जैसे आप 18 साल के होते हो, इनफैक्ट जैसे ही आप 14 साल के होते हो, सिस्टम का आपके ऊपर से हाथ उठ जाता है। यानी कि यू आर नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड अंडर एन एक्ट विच इज़ राइट टू एजुकेशन। एंड देन व्हाट हैपेंस? ये सिस्टम तुम्हें मजबूर करता है, ये सिस्टम तुम्हें तुम्हारे लाइफ के एक G0 स्टेज में धकेल देता है, आपके लाइफ का क्वाइसेंट स्टेज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। नीट, JEE, UPSC, ये सब एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रैक्शन है जो बस एक चीज़ इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स सही और असली सवाल ना पूछने लगे। अगर RTE का एम एजुकेशन देना ही था, देन व्हाई डिस्पाइट गेटिंग अबव एवरेज मार्क्स वी आर नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज। 10th 12th तक तो सरकारी दरवाजे हमारे लिए खुली हुई थी। इनफैक्ट वो हमें इनकरेज भी करते थे कि आके सरकारी स्कूल्स में एडमिशन लो। फिर वही दरवाजे व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन अचानक से बंद कैसे हो गए? अब या तो नीट हो या JEE, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग अंडर ग्रेड एवरी ईयर टू देम गेटिंग सिलेक्टेड और अलॉटेड देयर डिज़ायर्ड कोर्स इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज एवरी ईयर इतना कम क्यों है? ये ध्यान रखा जाए, मैंने डिज़ायर्ड कॉलेज की बात नहीं करी है, पर कोर्स तो डिज़ायर्ड हो। लाइक कोई एस्पिरेंट MBBS करना चाहता है, उसके नीट में मार्क्स 550 या 570 प्लस भी आ रहे हैं और उसके पास एक अच्छा रिजर्वेशन भी है, येट ही विल नॉट बी एबल टू मेक इट। 720 में से 570 विथ रिजर्वेशन, फिर भी वो नहीं कर पाता है। अगर तुम किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, ब्रो यू आर स्क्रूड, यू आर डन। अगर आपको स्कैम 1992 का पंप एंड डंप याद हो तो आगे समझने में आसानी होगी। पंप एंड डंप यानी कि एक स्कैम होता है जिसमें किसी भी एक शेयर को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके मार्केट में एक क्रेज क्रिएट कर दो, लोगों में सेंस ऑफ फोमो क्रिएट करके लोगों से इन्वेस्ट करवाओ और जब डिमांड पीक पे हो तो अपने सारे शेयर्स बेच के निकल जाओ। इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो स्कैम चलाता है वो पैसे बनाता है। अब यही मॉडल कोटा जैसे शहरों में चल रहा है, जहाँ इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, यहाँ आओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और अपने सपने साकार करो। और हम इतने ऑब्लिवियस होते हैं कि हम उनकी बात मान लेते हैं। लाइक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स तो बस एग्जाम पास करने के लिए पड़ी थी, जीवन जीने के लिए इनके एश्योरेंसेस और एस्ट्रोलॉजी तो है ही सही। राइट? कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सबसे पहले करते हैं वो है टॉपर्स को स्पॉट करना। जो पहले से ही इंटेलिजेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और जब, जो कि स्वाभाविक सी बात है, जो स्टूडेंट पहले से ही इंटेलिजेंट था वो कोई रैंक ले आता है तो उनको अपना प्रोडक्ट बता के नए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि पिछले 5-7 साल से लगातार ऑल इंडिया रैंक टॉप 5 में उसी इंस्टीट्यूट का एक या कई बार एक से ज़्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं, एक रैंकर्स की लेगेसी होती है। तो मान लो शांतनु जिसके बोर्ड्स में ऑलरेडी 95% मार्क्स आ रहे हैं,
उसका मन है नीट करने का, नीट क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी भी एकदम हाई है, उसे बस 1 साल कोचिंग करनी है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहेगा जिसकी एक लेगेसी हो रैंकर्स प्रोड्यूस करने की। एंड चेरी ऑन टॉप, उसको फ्री एडमिशन और कई बार फ्री हॉस्टल भी दिया जाता है। इट्स अ विन विन फॉर बोथ द स्टूडेंट एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट? बट हे, लुक एट यू, तुम फुल सोल्ड हो भाई उनके रैंकर्स को देख के। कोई हाईवे के किनारे वाला प्लॉट बेच के तो कोई एफडी तोड़वा के 1.5 से 2 लाख रुपए जमा करते हैं, और फिर जो होता है आई गेस यू ऑलरेडी नो। ओके, लेट्स डू अ मैथ। लेट मी यूज 2024 का डेटा, सिंस 2025 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, सिंस 2025 अभी तक हुआ नहीं है। सो एज ऑफ 2024 वी हैव 55,688 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स अवेलेबल एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर 24,06,080। एक सिंपल कैलकुलेशन करें तो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बस 2.3% अप्रॉक्स है टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का, जिसका मतलब है तुम कुछ भी कर लो, तुम में से टॉप 2.3% लोग ही एंट्री पाएंगे। एंड फॉर रेस्ट ऑफ अस द डोर विल स्लैम राइट ऑन आवर फेसेस, जिस पर लिखा होगा नाइस ट्राई डीडी, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। फिर मैं वापस जाता हूँ तुम्हारे उस ड्रीम सेलर AKA और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास। तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए थी ना, तुम्हें लगता है वो एक सीट भी तुम्हें मिलेगी? कम ऑन, लाइक बी ऑनेस्ट। सुनो, अगर 100 में से 2.3% माइनस करें तो 97.7% बनता है। एंड नाउ बेस्ड ऑन योर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड, जो कि बस तुम्हारे पास है एक्सक्लूसिवली, तुम्हें लगता है कि तुम 97.7% स्टूडेंट्स से आगे निकल जाओगे, क्योंकि भाई दिस इज़ नॉट योर क्लासरूम जिसमें तुमसे आगे बस पूरे क्लास के टॉपर्स वो 4-5 बच्चे होंगे। यहाँ पूरे देश के मुख्तलिफ बोर्ड्स के मुख्तलिफ बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हें सबसे कम्पीट करना है। सारे टॉपर्स को भी जोड़ो ना तो वो भी 10% से ऊपर जाते हैं। इफ़ यू रियली थिंक दैट यू आर गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट 97.7% एंड गोइंग टू रैंक अमॉन्ग टॉप 2.3% ऑफ द एस्पिरेंट्स, देन यू आर डेफिनेटली मोस्ट वेलकम भाई। तुम दो नीट तुम्हारे लिए ही बनी है एग्जाम। बट अगेन यार, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अकेला इतना बुरा भला नहीं बोल सकता, क्योंकि जब गोल्ड रश मचा ही हुआ है तो फावड़ा सेलर्स तो आएंगे ही। आपको सोना मिले ना मिले, ये फावड़ा सेलर्स बिग जाइंट्स, सो कॉल्ड बिग जाइंट्स बन चुके हैं। और तुम या तुम्हारे जैसे कितने, या हम पूरी हमारी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, हम जहाँ थे वही हैं, एक्सेप्ट दोस 2.3%। मान लिया इस साल 2025 में कुछ नए कॉलेजेस खुले हैं, तो भी दिस इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस 5%। और पता है 5% को हम क्या लेते हैं? एरर कहते हैं। लाइक इतना माइन्यूट, इतना 5% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, उन्हें ही बस एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है, और ऐसे हम बनेंगे विश्वगुरु। वाओ, व्हाट अ विजन। तो अब यहीं से हम आगे आते हैं कि इसका असली कल्प्रिट है तो है कौन? वो कल्प्रिट वो है जो इस गोल्ड रश को तब से अलाउ कर रहा है, जो इस स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन को होता देख चुप्पी साधे बैठा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम, द रियल बूचर के बारे में। सुनो, नज़दीक आओ, ये तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है जो इन फावड़ा सेलर्स को ग्रीन सिग्नल दिए जा रहा है तब से। ग्रोइंग पॉपुलेशन के एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो रहे, इकोनॉमी का पहिया नहीं चल रहा। इंडिया में लोग बहुत कम खर्चा करते हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, क्योंकि पैसा ही कम है, तो इनको फ्यूचर सेल करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूथ इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अफीम के नशे में चूर है। अपने इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए लोगों को इंटरटेनमेंट, सस्ता नशा, फॉल्स होप एंड फॉल्स सेंस ऑफ पर्पस देना जरूरी है, नहीं तो एक भारी डिमांड, एक भूचाल सा उठेगा देश में। साफ हवा पानी, फूड एंड शेल्टर अलॉन्ग विथ डेथ विथ डिग्निटी, ये सब कुछ प्राइमरी प्रोरोगेटिव है गवर्नमेंट की। और सुनो, सच बोलूँ तो हवा और पानी दुनिया के किसी भी देश में, या वो डिक्टेटरशिप हो, या वो मोनार्की हो, या वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, या वो एक डेमोक्रेसी हो, इन सब में हवा पानी को इम्प्रूव कर सकता है तो बस और बस गवर्नमेंट है। उसके अलावा कोई भी, या कोई बिलियनियर हो, या कोई मल्टी मिलियनियर हो, या कोई ट्रिलियनियर हो, ना तो उसका ये प्रोरोगेटिव है, ना तो उसका ये प्रिविलेज है, ना तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस गवर्नमेंट ही वो है जो इसको इम्प्रूव कर सकती है, और लोगों ने करा भी है। मैं आपको कुछ क्विक एग्जांपल देता हूँ आपके स्क्रीन पे। इन सब पर आपका ध्यान ना जाए, इसीलिए यूथ को नशे में होना बहुत ज़रूरी है, और ये गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। यू थिंक दे कैन डू दिस अलोन? द गवर्नमेंट, हाँ? नो, दे हैव गॉट हेल्प। These coaching institutes, they let them grow. In fact, they want them to grow. Big in numbers, bigger than anything, bigger than colleges, bigger than schools. In fact, sometimes bigger than universities. Why? Because they are the perfect babysitters. They keep us busy. They keep us motivated. They keep us hopeful for something 95% of us are never going to achieve. They keep us quiet. Don't ask a question.
Just study, study, study. Don't use your brain. Be a perfect employee candidate. Perhaps at the end of the day, you will make it. We don't make it. In fact, 95% of us never make it. We simply can't make it, yaar. It's a trap. It's a bloody trap. And they're watching us. In fact, they're watching you too. देखो, इसका कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है और मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा सजेशन कितना ही सेंस बनाएगा मुझे नहीं पता। फिर भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आरटी में संशोधन करके राइट टू एजुकेशन क्लास 12 तक होना चाहिए। उसके बाद स्कूल्स और कॉलेजेस के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है और समय के साथ वो खाई बढ़ती जाती है और बहुत से बच्चे उस खाई में गिर जाते हैं। ये जो स्कूल से कॉलेजेस के बीच का जो ट्रांजिशन है, ये स्मूथ होना चाहिए। कितने बच्चे बायो या मैथ्स ले रहे हैं, इन सब का हिसाब मिनिस्ट्री के पास होता है, सबका रजिस्ट्रेशन होता है, हेंस रिकॉर्ड होता है, हिसाब होता है। फिर भी इनका प्रिपरेशन इतना डल क्यों होता है? लाइक आपको पता है ना कि 25 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल बायो लिया है, 5-7 लाख पिछले साल वाले होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो एस्पिरेंट्स होंगे नीट के और एमबीबीएस करने का सपना देख रहे होंगे। सीट्स 3 लाख तो हो, सबको एमबीबीएस नहीं मिल सकता, मिलना भी नहीं चाहिए। आप अपने देश के टॉप 10% बच्चे जो एमबीबीएस पढ़ना चाहते हैं उनको तक नहीं पढ़ा पा रहे हो। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि मेडिकल सीट्स बढ़ें, ताकि कम से कम एटलीस्ट आपके बायो स्ट्रीम के टॉप के 10% बच्चे जो एमबीबीएस डिजर्विंग हैं उन्हें एमबीबीएस पढ़ने का मौका मिले, राइट। जो टॉप 10% पे नहीं आ पाए, जिन्हें फ्री गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई और फिर भी पढ़ना चाहते हो एमबीबीएस, तो उन्हें पढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस रेगुलेटेड होनी चाहिए, उनको सब्सिडाइज करो। ये सब कोई तोप चीज़ें नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, रशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश और नेपाल, हर जगह भारत से सस्ती एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाती है। वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? हाँ, वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को तो पढ़ा ही रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट भारत, पाकिस्तान ऐसे देशों से बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। यार वो इतने अबंडेंस में कैसे हैं? अगर हम अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सून गोइंग टू बी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा ही मुहैया नहीं करा पा रहा है। वाह। और शायद इसीलिए आपने इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से हटा के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। चलो, कहीं तो कुछ तो ऑनेस्टी दिखाई आप लोगों ने। ये तो कितना अजीब होता ना, कहने को नाम तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है मिनिस्ट्री का, पर आपके देश का यंग ह्यूमन रिसोर्स कोटा के पंखों से झूल रहा है। अरे यार, ये नहीं बोलना था।